अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताएं आज क्या तारीख है? आज है 14 नवंबर। और 14 नवंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान में इसके हवाले से बात करना पता है क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो इस तरह से क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में वो तीसरा मुल्क है जिसमें डायबिटीज़ की केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैं अगर अभी करंटली बात करूं तो आपको पता है 3.5 करोड़ आवाम ऐसी है जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला है और इसमें से बहुत से ऐसे केसेस हैं हमारे सामने जो कि डायग्नोज्ड ही नहीं हुए। सबसे खौफनाक बात है हमें पता ही नहीं है, हम डायबिटीज़ के साथ फिर रहे हैं और हमने कभी इसको चेक करवाने की कोशिश ही नहीं की, हमने इसको कभी डायग्नोसिस की तरफ जाने का हमने कभी सोचा ही नहीं। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह कि पहले हमें लगता था कि शुगर उन लोगों को हो सकती है जिनकी उम्र 50, 55 या 60 से ज़्यादा होगी, लेकिन अब हम बच्चों में भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चे भी शुगर के साथ कुछ ऐसे भी जो पैदा भी हो रहे हैं और बड़ी अर्ली एज में 11-12 साल के बच्चों को हम डायबिटीज़ में मुब्तला देख रहे हैं। डायबिटीज़ तो वर्ड ही ऐसा है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोगों की नींदें उड़ जाती हैं कि क्या अब ज़िंदगी भर डायबिटीज़ के साथ जीना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो रिवर्सल, को आप इसको रिवर्स ही नहीं कर सकते। फिर इसकी केयर और आपने केयर के साथ ही ज़िंदगी भर आपको जीना है। लोगों को लगता है कि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, क्योंकि हम जब शुगर कहते हैं तो लोगों को लो जी शुगर खाने से अगले दिन शुगर हो गई सी, तो जनाब शुगर खाने से शुगर नहीं होती जनाब, ये स्ट्रेस के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये ऐसी फसाद की जड़ बीमारी है कि जब आपको डायबिटीज़ हो जाती तो उसके साथ साथ आपके बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स जो मुतासर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो, आपको स्ट्रेस हो जनाब, डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनीज वो भी लपेट में आ जाते हैं, आपका हार्ट लपेट में आ जाता है और डायबिटीज़ की वजह से आपको पता है अक्सर तो हार्ट अटैक्स का पता भी नहीं चलता आपको। तो एक ऐसी फसाद की जड़ बीमारी है डायबिटीज़ जिसकी वजह से आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं। ये कितनी खौफनाक बीमारी है और इससे कितना डरना चाहिए और मतलब ये भी अब पूछना ना कि अब इसको डर जाना चाहिए या फिर इसको कैसे वाइजली लेके चलना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत अरसे के बाद आगा हकीम गफ़ार साहब, अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, शो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उनके साथ जनाब विराजमान है डॉक्टर बिलाल जमील जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, टब्बा किडनी सेंटर से हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम नईम जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा जबीन जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस। आप तमाम तर गेस्ट को मैं मौजूद गेस्ट को शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो आज मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें कि ये जो शुगर का, ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पता नहीं अंबिया के टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें आगा साहब, हम इसकी जानने की आपसे मैं कोशिश करूँ, ये शुरू कहाँ से हुआ, डायबिटीज़ कहाँ से आ गया? ये बुनियादी तौर पर जो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं वो है गट हेल्थ। गट हेल्थ को तमाम चीज़ें खाने के ज़रिए जो हम पहुंचाते हैं वो सही तौर पर हज़म हो जाएं तो सब कुछ ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दरअसल गोला बारूद तो दुनिया में ख़त्म हो गया, कारोबार भी ख़त्म हो गए। अब एक नए कारोबार ने जन्म लिया, वो ये कि हम अपनी ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, सब्जियों को कैसे बढ़ा सकते हैं, तमाम चीज़ों को कैसे ग्रो ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम उस केमिकल में आ गए। उस केमिकल इंडस्ट्री ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की और 10 साल के अंदर अंदर हम अपनी जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको ग्रो करने में हम पूरी दुनिया में बहुत आगे चले गए। उन केमिकल से पहला नुकसान जो इंसान की ज़िंदगी को हुआ कि वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक चीज़ों से महरूम होता चला गया। उसके बाद फिर सेकंड वन ये आया कि ज़ाहिर है कि उसके फ़ौरन बाद जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा तरक्की करनी थी वो फिर मेडिसिन इंडस्ट्री थी। तो वही तारीख़ है हमारी। अब हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हमको खाने के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, नहीं मिलती। आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। अब हमारे पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्सरसाइज का रिवाज नहीं है। हमें पंखा भी बंद करना हो तो हमारे पास रिमोट है, टीवी बंद करना हो तो रिमोट है, हम उठकर बंद करने के कायल ही नहीं है। ये जो लाइफस्टाइल की तब्दीली है और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, वो है दोपहर का खाना छोड़ दो। मैं शायद इससे पहले भी एक मतलब दरख्वास्त कर चुका हूँ कि दोपहर का खाना छोड़ना या बहुत ज़्यादा वक्फे के बाद खाना खाना डायबिटीज़ की बुनियाद है और पित्ते में पथरी की बुनियाद है।
इन तमाम चीज़ों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक एक चीज़ आपको निकलती आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि डायबिटीज़ होती क्यों है, डायबिटीज़ 3 वजहों से हो सकती है। हमारी गट हेल्थ ख़राब हो, गट हेल्थ से मुराद मेरी गट हेल्थ की मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पेंक्रियास आ जाएगा, पेंक्रियास का अल्फा और बीटा दोनों सेल्स आ जाएंगे। इसलिए कि जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि खाना खाने के बाद मीठा चखो, ज़बान को मीठे का एहसास दो, इसलिए कि ये एहसास आपके मैसेज को कन्वे करेगा पेंक्रियास में ताकि अल्फा सेल्स हमारे एंजाइम्स को बनाएं और बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाएं। जब ये कंप्लीट हमारी तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक है। दोपहर खाने के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कुरान ने हुक्म दिया है कि 30 दिन गिनती के पूरे करो, दोपहर का खाना छोड़ दो। बाकी दिनों में खाना खाने की, दोपहर के खाना खाने की रग़बत दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोपहर खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोना कैलूला। जी कैलूला है और ये कैलूला मेरी सुन्नत है। अब आप तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मारे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे लिख के ले लीजिए कि वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो डायबिटीज़ में और पित्ते की पथरी में ज़रूर मुब्तला होंगे, इसलिए कि जो नेचर है वो नेचर 6 घंटे के बाद एंजाइम की प्रोडक्शन का है। हम नेचर से लड़कर कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। कि कुछ दिनों की कहानी है, फिर थोड़े दिनों बाद जो है ना, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें मतरूक हो गई, ये भी मतरूक हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आप बताएं, मेडिकल साइंस क्या बैकग्राउंड बताती है डायबिटीज़ का? देखिए, हम इंसान है ना, इंसानों को हर चीज़ की जस्टिफिकेशन अपने हिसाब से देने का शौक होता है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में डायबिटीज़ में पहले नंबर पे है। पूरी दुनिया में आप कह रही थी 3rd नंबर पे, वो 3rd नंबर पे टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें ना तो यानी 20 लोगों में कितने लोगों को हम नंबर 1 पे हैं। अच्छा, अब सवाल है कि ये हुआ कैसे? ठीक है, 80s के अंदर हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, 80s में हम दुनिया की बेहतरीन हेल्दीएस्ट नेशंस में से थे। ये एक सर्वे हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वेस्ट की बुरी आदत को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी अच्छी आदत को छोड़ दिया। हमारी अच्छी आदत क्या थी? खेतों में जाके हमारे लोग काम किया करते थे, अपनी गाड़ियाँ खुद धोया करते थे, औरतें घर के काम खुद किया करती थी, मासी कल्चर नहीं था। अच्छा, हमने क्या किया, हमने वेस्ट के कल्चर को तो अपना लिया, वेस्ट के अच्छे कल्चर को नहीं अपनाया। वहाँ अभी भी मासी कल्चर नहीं है। मेरा भाई आयरलैंड में होता है तो वो जो है ना, भाभी बेचारी परेशान होती है कि जी मासी तो है ही नहीं। तो हमने यहाँ की बुरी आदत को रखा और उनकी अच्छी आदत जो थी यहाँ की उसको छोड़ दिया। हम ना काम करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। वेस्ट की बात करें, हम दुबई भी चले जाए तो वहाँ पे भी इतना वो नहीं है, अनलेस आप बहुत ही आपकी लेविश लाइफस्टाइल ना हो, तो वहाँ पे लोग खुद काम कर रहे हैं। अच्छा, और उनके बुरे खाने, अब बुरे खाने हमने अपना लिया। अब हमारे पास सारे बर्गर कल्चर, फ्राइड चिकन कल्चर और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, यानी जो बुरी चीज़ें थी ना, हमने उनकी बुरी चीज़ों को अडॉप्ट किया, अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ा। तो हम ना वो डबल एज वर्ड के अंदर चले। साथ देखें, जो पिज़्ज़ा असल में जो बनता है वो तो बड़ा थिन क्रस्ट होता है, जो आपने इटली का खाया। हम तो पिज़्ज़ा भी अपने स्टाइल का इतनी मोटी से आप उसको ले, हाँ एग्जैक्टली, करके जो पिज़्ज़ा बनाया वो हमारा पिज़्ज़ा देख के परेशान हो गए कि ये वो थिन वाला तुम्हें पसंद भी नहीं आता ना, हमें वो पसंद नहीं आता। रोटी सी दे दिया। तो जब ना आप अपने लाइफस्टाइल को ना इस तरीके से अडॉप्ट करते हो कि आपकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट ना कर पाए तो अल्टीमेटली चीज़ें ख़राब होती हैं। अच्छा, जो बात हो रही थी ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग। इनफैक्ट रोज़ा रखना भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप दोपहर का खाना छोड़ दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपको एक विंडो बनानी होती है 14-16 घंटे की, वो आप कभी भी बना सकते हैं। रोज़ा इज़ एन इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने सहरी की, शाम को आपने खाना खाया, वो जो 14 घंटे की या 16 घंटे की विंडो बनी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि हम क्यों दुनिया से बहुत तेज़ी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आगे की तरफ जाते जा रहे हैं? 2 चीज़ें ये थी। तीसरा हमारा स्क्रीन टाइम। चौथा सबसे जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है ना, वो छोटे बच्चों को मोबाइल देना और छोटे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से निकालना है। ये बच्चों में की रीज़न आ रही है। दुनिया के अंदर प्लेग्राउंड्स हैं, उनके स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास 240 गज का एक बेंगलो है, उसके अंदर प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे कहाँ प्लेग्राउंड होगा? तो जब प्लेग्राउंड ही नहीं है तो हमारे बच्चे ने खेलना छोड़ दिया। उसके बाद जब वो घर आया तो अम्मी कह रही थी कि जी मुझे तो ड्रामा देखना है, टीवी देखना है, तो उन्होंने उठा के मोबाइल दे दिया। बाय गॉड, मेरे पास बच्चे आते हैं ओपीडी के अंदर, हर दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और मैं वो लड़ता लड़ता मर जाता हूँ, भाई इससे मोबाइल ले लो खुदा के लिए। मैंने अपने बच्चों का मोबाइल पिछले 2 साल से बैन किया हुआ है। आपके बच्चे कितने बड़े वैसे डॉक्टर साहब? मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है, दूसरा बेटा 6 साल का है और बेटी 10 साल की। ये सबसे बिल्कुल बैन है। तो जब आप इस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर करेंगे, अपना स्क्रीन टाइम करेंगे, कम करेंगे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, आप कुछ ना करें। आप 80s में देख लें कि लोग क्या किया करते थे, हाथ से काम करते थे, वेजिटेबल्स लिया करते थे, रिफाइंड चीज़ें कम थी, ये जो चिकन का कल्चर है जो आजकल बन रहा है ये कम था। तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ में भी हम बहुत बेहतर थे, अब डायबिटीज़ में भी हम बहुत तेज़ी से। आप तो डायबिटोलॉजिस्ट से डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि अगर जैसे मैंने
उन्होंने कहा नंबर 1 पे पर कैपिटा देखा जाए तो पाकिस्तान इज ऑन द टॉप। वैसे तो हम किसी चीज़ में तरक्की करें ना करें, लेकिन जब डायबिटीज़ में हम तरक्की करें, वो भी ऐसी बीमारी में जो कि एक तरह से साइलेंट किलर है, तो बड़ी तकलीफ भी होती है देख के। और फिर क्योंकि ये नहीं, अब हम यंग लोगों में भी डायबिटीज़ की तशखीस देख रहे हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है अगर मैं डायबिटीज़ की पाकिस्तान में वाले से बात करूँ तो? जो ये सब लोग बात कर रहे हैं, सो आई थिंक अगर इसको हम एक नटशेल में रखें तो बैलेंस इज़ द की। तो हमारा बैलेंस ख़राब हो गया एंड लाइफस्टाइल की। और जो आप कह रहे हैं ना कि इट्स जस्ट नॉट डायबिटीज़, इट इज़ लाइक हम सब लोग वी आर ऑन टॉप ऑफ द रॉन्ग लिस्ट। हम मोटापे में दुनिया की 9वें नंबर के ऊपर हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के लिए कहते हैं कि साउथ एशिया इज़ द कैपिटल ऑफ दीज डिजीज़, डायबिटीज़ पर से, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सो डायबिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे लाइफस्टाइल्स भी हैं, और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात हमारे जीन्स हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट साउथ एशियन जीन्स आर मोर ससेप्टेबल या एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ जब हम वो उन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हैं। क्या है हमारे से जीन्स में, ये तो बताएं। सो ये एक बड़ा ना एक लंबा प्रोसेस है, इट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं थ्रिफ्टी फिनोमेना। तो ये फिनोमेना ये है कि बहुत गुर्बत थी इस खित्ते के अंदर, तो इस खित्ते में इतनी गुर्बत थी कि ऑटोमेटिकली वो जीन्स ऊपर आ गए जो फैट कंजम्पशन करते थे। फिर इस खित्ते में जब तरक्की आई तो खाना बहुत सारा आ गया, लेकिन उन जीन्स को किसी ने नहीं बताया कि अब तुम लोग वापस से मतलब हालात बेहतर हो गए, हालात बेहतर। तो जब आपके वो जीन्स भी आपकी बॉडी में जो ऑटोमेटिकली फैट को रिटेन करते हैं, और अब आपके पास खाने की भी बेतहाशा चॉइस आ गई, तो हम ऑटोमेटिकली जब खाना खाते हैं तो हमारा फैट ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो हो जाता है कंपेयर टू द वेस्ट पॉपुलेशन। इसीलिए एक वर्ड है विजरल एडिपोसिटी, यानी चर्बी जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर है। तो साउथ एशियंस की बाय डिफॉल्ट फैट कंटेंट इज मोर कंपेयर टू वाइट पीपल। और ये एक रीज़न है, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हम कह रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं, खान पी नहीं रहे, मोबाइल देख रहे हैं, तो वो तो शायद वो वहाँ पे भी यही हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। बट जब ये सारी चीज़ें साथ में एक पूरा पैकेज बन गया तो दिस मेक्स यू लाइक द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर डेवलपिंग बात है ना कि हर ऑर्गन के ऊपर एक फैट की लेयर, तो मुझे वो खानों के ऊपर वो तरी नजर आ रही है। जी कि जिसके बगैर मियाँ कहती थी ना खानों में रौनक नहीं है, तो वो तरी नजर आनी चाहिए। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब न्यू टर्म इस्तेमाल हो रही है, टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। सो ये मत सोचें कि कोई पतला सा बंदा है तो वो बिल्कुल फिट है। आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएं तो सही, उसमें एक फैटी लिवर आएगा, और वो फैटी लिवर बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एक इशारा है कि ये बाकी भी ऑर्गन्स को उसने मतलब मुतासिर किया होगा। यस, ओके सर, ये किडनीज जो ये इसकी क्या लड़ाई क्या है? किडनीज डायबिटीज़ जो है वो जब हो जाती है तो किडनी से उसको क्यों मोहब्बत हो जाती है कि उसके पीछे पड़ जाती है? अच्छा, डायबिटीज़ को बेसिकली वो किडनी ही बुरी नहीं लगती। डायबिटीज़ का मेरे ख्याल में हम लोगों की डायबिटीज़ के मुतालिक जो सोच है और जो समझ है उसमें कुछ बेसिक तब्दीली लानी होगी। हमें सिर्फ ये समझ लेना कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ खून में शुगर के कंट्रोल को ख़राब करती है, ये नाकाफ़ी है। जैसे आपने कहा अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंट्रो में कि बहाना किया इस तरह की कोई बात कहते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। अगर ये अरसे से हो और अगर इसका कंट्रोल ठीक ना हो तो ये जिस्म के हर हिस्से पे असर डाल सकती है। और बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो शुगर बढ़ने की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं ब्लड वेसल्स के साथ। अब आप बताइए कि जिस्म के कौन से हिस्से में ब्लड वेसल्स नहीं है? शायद नाखूनों में ना हो, बालों में ना हो, मगर वो भी फीड ब्लड वेसल्स ही करते हैं ना उनको ग्रोथ के लिए। तो जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ और पोरली कंट्रोल डायबिटीज़ उनको इफेक्ट करेंगी। तो अब जब उन्होंने गुर्दे को इन्वॉल्व किया तो किडनी ख़राब होना शुरू हो गया, फेल होना गया, उसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जिस वक्त डायबिटीज़ जो है वो किडनी को इन्वॉल्व करती है तो उसी वक्त वो आंखों को भी इन्वॉल्व कर रही होती है। तो अमूमन ये दोनों का यूजली चोली दामन का साथ होता है। आंखों वाले हमारे पास भेज देते हैं किसी आंख में मसला, आप किडनी चेक कर लीजिए। हम किडनी आंख वाले के पास भेज देते हैं कि भाई इसका किडनी का मसला, आप आंख चेक कर लीजिए। और इसी तरह जब दिमाग की खून की नाली मुतासर होती हैं तो फालिज हो जाता है। जब दिल की होती हैं तो दिल की तकलीफ़ हो जाती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट फेलियर्स होते हैं। जब पाँव की होती हैं तो वो होते हैं। तो बेसिकली इसको हमारे मरीज़ आते हैं और क्या कहते हैं उनकी शुगर 400 होती है, आप उनको समझाते हैं आपने रिपोर्ट देखी? नहीं देखी। आप बता देंगे। हम क्यों बता देंगे? आप देखिए आपकी शुगर है। फिर आपको थोड़ा सा समझाएं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या परवाह है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब मैं तो परवाह ही नहीं करता इसकी। मैं कहता हूँ ये आपकी गलतफहमी है। आप कहते हैं आप परवाह नहीं करते, उल्टा है।
शुगर आपकी परवाह नहीं कर रही। पर जब आपको पता चलेगा कि शुगर ने आपकी परवाह नहीं की तो बहुत देर हो चुकी क्योंकि वो होगी। डॉक्टर साहब पटाखा तो एकदम ही बोलता है, बिल्कुल। ये तो पटाखे वाली बात है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो ये है कि शुगर को सिर्फ ये समझ लेना कि ये सिर्फ कि हाँ फिर 10 लोग डॉक्टर साहब और भी गोली खाते हैं, मैं भी गोली खा लूँगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपको शुगर हो गई पहले दिन से, न सिर्फ आपने शुगर कंट्रोल को रखना है बल्कि आपने बाकी अपने एंड ऑर्गन्स, आँख, दिल, गुर्दे, इन सब की स्क्रीनिंग करानी है। और अगर वो 100% ठीक निकलें तब भी उनकी एनुअल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता उनमें कोई खराबी हो तब भी, मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो यही जो हमें हमारी सोच में पहले एक चेंज आनी चाहिए कि हम एक ये सोच लें कि जी एक मखसूस बीमारी है, खा रहे हैं, कभी खा ली कभी नहीं खा ली, तो मैं कहता हूँ ये पिस्ते बादाम खाना तो नहीं आपने दिल किया खा लिया, आज नहीं किया खाए, ये तो आपकी लाइफस्टाइल में शामिल हो गया भाई। फिर आप कभी सुबह खा रहे हैं कभी शाम खा रहे हैं, आज मिस कर दी, सुबह की मिस कर दी थी, शाम को खा ली। अभी आपने शुगर के कंट्रोल को 24 घंटे जिसमें कंट्रोल में रखना है, ये थोड़ी कि एक दिन करना एक दिन नहीं करना, ये कोई हॉलीडेज तो नहीं है इसकी ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक बेसिक चीज़ जो है ना हमारे, पहली तो चीज़ ये है कि हम इसको एक ये समझें। और अगर हम आज डायबिटिक्स को एजुकेट करें तो उनको ये करना है कि इसको आप एक ऐसी बीमारी न समझें कि आज कंट्रोल में होगी तो ठीक है, कल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना, मगर वो अंदर से आपको दिमाग की तरह नुकसान पहुंचा रही है। और जब आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि दूसरी बात ये है कि जो प्रिवेंशन का एक टाइम है, जब किडनी पे एक ख़ास सतह से ज़्यादा शुगर डैमेज कर देती है, जब आइज़ में ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसके बाद हम उस वक्त परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह ठीक, हमारे पास है डॉक्टर साहब कुछ करें किडनी ठीक कर दें। पर जब कुछ करने का टाइम था उस वक्त आपने उसको परवाह नहीं की। हाँ। अब आप कहते हैं कि डॉक्टर कोई जादू करे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। वैसे डॉक्टर साहब आपने तो, हम तो किडनी और उसमें फंसे हुए थे कि हमें किडनी और जो हार्ट, इस पर ज़रा इफेक्ट होगा, लेकिन आँखों भाई ये भी आप ज़रा ख्याल रखें, आँख भी कितनी तरह मुतासर होती है। आँख, देन यू ब्रेन, जब आपकी शुगर बढ़ जाती है तो शुगर कितनी आपकी एवरीथिंग, आपकी स्किन उससे मुतासर होने लग जाती है, आपका दिमाग उससे मुतासर होने लगता है। तो सिर्फ कुछ ऑर्गन्स नहीं है, शुगर हर चीज़ को अपने लपेट में ले लेती है। ये आपके पास जब ज़्यादातर लोग आते हैं तो उनको, जिनको शुगर की बीमारी होती है, तो उनको वैसे पता होता है क्या, उनका सही टाइम पे वैसे डायग्नोसिस होता है डॉक्टर बिल्किस? नहीं, वो घर पे खुद ही चेक कर लेते हैं। HbA1c जब हम बताते हैं कि भाई आपका तो 7 से भी 7 है, किसी का 11, किसी का 10, इतना बढ़ा हुआ होता है, तो अगर उनको कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो या आपने ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, तो मैं खुद नेचुरोपैथ हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आपको कब घर की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, बैरियर होना चाहिए, और कब आपको डॉक्टर्स की इस्तेमाल करनी चाहिए। ये अगर बैरियर क्रॉस कर लेते हैं तो जो है ना हम अपने पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मेरे हिसाब से, जैसे आगा भाई ने भी कहा, आप सब ने कहा, मुझे ये लगता है कि ये पेनक्रियास तो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये ग़िज़ाई बिगाड़ है और दिमागी बिगाड़ है, दोनों बिगाड़। यानी दिमाग का कैसे, क्योंकि जैसे नेचर चीज़ें जो अल्लाह ताला ने दी है, हम सब, हमारा दिमाग पहचानता है, उसको हज़म कैसे करना है दिमाग पहचानता है। लेकिन जब भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो फिर हमारे जो ब्रेन है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, और लीवर वो भी शेगी हो जाता है, इसको हज़म कैसे करें, आपके खून का हिस्सा कैसे बनाए, तो उस वक्त जो है ना गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो दिमागी बिगाड़ और ग़िज़ाई बिगाड़, और जैसे आप लोग बात कर रहे थे ना स्ट्रेस, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर दिमागी काम करने वालों की बीमारी है। आप देखिए अक्सर डॉक्टर्स को होगी, लॉयर्स को होगी, ठीक है, या जेनेटिक भी हो सकती है, हमारा भी दिमाग चल रहा होता है। आज जो स्ट्रेस लेते हैं ना, जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, वो तैयार हो जाएं कि पहला स्टेप है कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। जीन्स का भी है, जेनेटिक भी है, लेकिन ये दिमागी बिगाड़ और ग़िज़ाई ये बिगाड़ कोई है। करनी, जैसे लोग कहते हैं जी हाँ वो तो मीठे की बड़ी शौकीन थी, देखा ना उसको शुगर ही होगी, शुगर कितना खाती थी, तो इससे जरूरी नहीं है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको शुगर होगी। नहीं भी खाएंगे तो स्ट्रेस की तब भी हो सकती है। देखिए, मीठा खाना शुगर नहीं करेगा, हाँ, लेकिन बेवक्त खाना आपको शुगर कर देगा। जब आपको खाना नहीं खाना है, आप स्ट्रेस में खाना ज्यादा खाते हो, और नाइट ईटिंग होती है ना, लोग रात को खाना खाते, दिन में खाना ही नहीं खाते, पूरा दिन भूखे रहते हैं। और जब पूरा दिन भूखे रह के एक वक्त में इतना सारा आप खा लोगे, और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट का जरिया ही खाना है।
और वो खाना सही है। कैसे, रात का खाना हम वैसे कहते हैं हम बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन आप कभी जाएं रेस्टोरेंट में, आपको 2 घंटे तक तो टेबल ही नहीं मिलेगी। अगर अच्छे आपने रेस्टोरेंट वेटिंग होती है, बिल्कुल सही बात कह वेटिंग रही हैं। इतनी होती है, तो इतनी वेटिंग करके आप खाना खाएंगे, फिर फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास पेशेंट आए, मैंने उनको कहा कि ना आप मीठा ज़्यादा खाते, क्योंकि बॉयल्स थे। नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूँ। फिर मैंने कहा नहीं कुछ तो है। मैंने कहा अच्छा आपने बताएं। कह रहे बस मैं फ्रिजी ड्रिंक्स का बताया 5 बॉटल पीता हूँ। मैंने कहा एक में 9 चम्मच चीनी, तो उसको आप करें 9 इंटू क्या ना आपका जिंदा होना किसी मोर्चे से कम नहीं मेरे भाई। चलती फिरती डायबिटीज की दुकान है आप तो। एजुकेट ये भी करना है कि कौन सी खाना खाना है, कौन सा नहीं छोटी सी खाना। ब्रेक की तरफ जा रही जी, ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारी गुफ्तगू को, कहीं में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें डायबिटीज़ के हवाले से। देखें, डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, मैं उसकी क्या तारीफ़ बयान करूं। हमारे पाकिस्तान का मुल्क खुद एक बहुत बड़ी डेफिनेशन बन गया डायबिटीज़ की, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान से केसेस बढ़ाए जाए कि देखिए जी इस मुल्क पे तो डायबिटीज़ के केसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि पर कैपिटा, जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की कि इट्स ऑन द टॉप। तो कितनी खौफनाक बात है। आप सोचें कि 2019 में मैं पढ़ भी रही थी एक रिपोर्ट में कि डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो हैं डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई थी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। क्योंकि ये एक सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ एक जड़ है। वो कहते हैं ना बीमारी की जड़, उसके बाद वो कैसे किसी चीज़ों को अपने लपेट में लेना शुरू करती है। तो हम इसकी प्रिवेंशन के वाले से बात भी करेंगे। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस ज़रा आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ और हम ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं कि बहुत सी चीज़ें, क्योंकि देखिए हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, अपने खाने पीने में भी। जैसे पहले वो बात करते थे, पहले हम चलते फिरते बहुत है। आई रिमेंबर कभी शाज़ो नादिर कभी तंदूर से रोटी आती थी, वैसे तो घर में रोटी पकती थी, अब तो रोज़ बाहर से नान आगे रोटी, तो पैदल जाके लेके आए करते थे। तो चलो जी ये एक्टिविटी होगी, चलो जी बच्चों को लेके पैदल निकल गए। और अब तो वो सीन ही नहीं है कि हम पैदल बच्चों को लेके निकले घर से बाहर। अच्छा देखिए, डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल। अगर आप इस मर्ज से बचना चाहते हैं, देखिए जेनेटिक भी होता है, जीन्स में भी होता है। अगर आप इस मर्ज से बचना चाहते हैं तो अपनी किडनी से बहुत ज़्यादा प्यार करें। आपका फिल्टर प्लांट सबसे पहले आपको बताता है कि आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगती है, थ्रस्ट होता है, और आपके आँखों धुंधली सा हो जाता है, और कभी कभार चक्कर भी आते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग आपको हाँ सिम्टम्स मिलते हैं। तो आप उन सिम्टम्स पे जब आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही होती है, सबसे पहला ये आप प्लीज़ उसको सुने। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हमेशा अपनी बॉडी को सुने, वो आपसे क्या कहना चाह रही है। इग्नोर मूड पे जब हम डाल देते हैं ना, वो हम अपने बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी एक ये चीज़ है कि हम रात को ज़्यादा खाना खाते हैं। देखिए कुदरत ने सूरज के साथ खाने का है कि जैसे मगरिब के बाद जल्दी खाना खा के सो जाते थे। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात हो रही, तो वो भी तो हो सकता है कि 7 बजे खाना खा लें, फिर सुबह जो है ना आप फजर पढ़ के उसके बाद ये 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग तो वैसे भी आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन रात को हम खाना खाते हैं, ये भी बुरा है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी हर्बल टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बैरियर रखें। जी जी। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है ये आपको पता होना चाहिए, या आप अपना डायबिटीज चेक करते रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ये नुस्खा ऐसा है कि इसमें तादाद है, तो क्योंकि हर्बल में रेमेडीज ऐसी होती हैं कि उसको एज इट इज ही आपने बनाना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने छोटी इलायची लेनी है 100, यानी कि गिन के 100, या अगर आप गिन के 100 नहीं लेते तो 50 ले लें। मिसाल के ना जो चीज़ लें आप उनकी तादाद 1 होनी चाहिए। इसी तरह आपने बादाम लेने हैं 100। अच्छा, ये नीम के पत्ते हमेशा याद रखिएगा कि दरख्त से तोड़ के आप खुद सुखाएं। ये वाला जो नीम है ना, ये इस्तेमाल ना करें, इसका तो देखिए फेडेड हो गया है, ठीक है। और जो नीम है इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें काली मिर्च भी 100, ठीक है। हाँ, काली मिर्च भी आपने 100 डालना है। उसके बाद आपने भुने चने इसमें 1 पाव डालना है, ठीक है। इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। आप खाना खा रहे हो तो आप उसके साथ 1 बड़ा चम्मच थोड़ा सा पानी में डिजोल्व कीजिए। खाने के दौरान आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। तो ये जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में जो इंसुलिन को जो है बरकरार रखने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, कुछ और हर्बल हमारी रेमेडीज होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, जैसे मेथी दाना।
मेथी दाना आप रात को सोक करें, ज़्यादा नहीं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हर्बोलॉजी के साथ जुल्म ये है कि हम कहते हैं मेथी का पानी पीना है, 1 से 2 चम्मच भर के मेथी दाना रात को भिगो देते हैं और उसका कड़वा कसीला पानी आपको ज़रूरी नहीं कि जिनका शुगर हाई होता है उनका लो कभी नहीं हो सकता, हाइपोग्लिसरीमिया भी हो सकता है और वो पी लेते हैं, फिर उनको चक्कर आने लगते हैं। हमेशा लेस इज मोर। और ये भी दवाइयाँ हैं, इनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो आप जो ये अद्वियात हैं इनको, जैसे आप टैबलेट एक खा सकते हैं ना, आप 2-3 टैबलेट तो एक साथ नहीं खा सकते। तो इसी तरह प्लीज आप हर्ब्स के साथ भी वही कीजिए, एक चुटकी से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने मेथी दाना लिया तो आपने 1 चुटकी लेना है, 1 चुटकी रात को आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। सुबह कभी भी फौरन उठ के ये वाला पानी नहीं पीना है, पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट आप 1 ग्लास जो पानी है उससे करेंगे, उसके बाद आप ये पानी छान कर पी लेंगे। तो ये शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा करेले बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ कि करेलों को आप क्या करें, तल के रख लें। जब आप इस तरह के खाना खाते हैं, जैसे जो हैवी खाना है, आप किसी दावत में चले गए तो अपने साथ लेके चले जाएं, या ये वाला पाउडर आप लेके जाएं। आप 3 से 4 आप करेले का जूस कहते हैं, तो लोग करेले का जूस, नीम का जूस, एलोवेरा का जूस बना के पी रहे होते हैं। तो जब ये सब आप करते हो तो याद रखिएगा, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक स्पंज आप ले लें, ठीक है, और वो सारा पानी आप डाल दें और आप स्पंज को पानी में रखेंगे तो क्या होगा, सारा वो सक कर लेगा। तो ये ब्लड को गाढ़ा कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्लीज आप ये रेमेडीज के साथ जुल्म ना करें, ये जुल्म ना करें, वरना तो करेले भी अच्छे, कलौंजी बहुत अच्छा है, दालचीनी बहुत अच्छा है। हर वो चीज जो आपके जिगर के लिए अच्छा है वही चीज है आपकी जो है ना डायबिटीज में भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। और एक जैसे मैं सीबक थॉर्न की हमेशा बात करती हूँ, सीबक थॉर्न बेरीज इमेजिंग है आपके शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। और हम ब्लेस हैं, पाकिस्तान में सीबक थॉर्न बेरीज आपको नॉर्दर्न एरिया से मिल सकते हैं। आप वो ज़रूर, जिनके जैसे होता है ना, जिनके ख़ानदान में, जैसे मेरे वालिद को था, मेरी फूफियों को है, तो मैं अपने बच्चों को, और मेरे जो है ना हस्बैंड के साइड से भी है, तो मैं अपने बच्चों को सीबक थॉर्न जरूर देती हूँ ताकि उनको ना हो। तो ये चीजें है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दूसरी बात है कि सब्जियों से भी थोड़ा प्यार करें। अच्छा, पहले के जमाने में कहते थे कि रूटेड सब्जियां जो है वो आपको शुगर कॉज करती हैं, लेकिन अभी गाजर को अगर आप दूध में पका के और उसका जो व्हाइट वाला पार्ट निकाल के आप इस्तेमाल करेंगे दूध में पकाकर, और उसमें चीनी नहीं डालकर, तो वो आपके शुगर के लिए मतलब कि ताकत पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भी है सही। अच्छा, उससे मुझे बात है, जैसे उन्होंने क्योंकि हम पहले सेगमेंट में जब बात कर रहे थे, तो मैं आप लोग कहीं मेरी बात को गलत ना समझे, तो मैं एक बात को अपना क्लियर करती चलूँ। देखिए, आप ऑफ कोर्स आप मीठा खाएंगे तो आपको, और आप साथ में स्ट्रेस में भी खाएंगे, आपको शुगर होगी। जैसे मैंने पहले बात की कि लोग जैसे कहते हैं कि जी मैं तो कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं खाती, मुझे फिर भी शुगर कैसे होगी। तो डैट डज़ नॉट मीन कि बस शुगर वैसी हो रही है, आपका खाने का भी इससे बहुत अमल दखल है। क्योंकि जो स्ट्रेस ईटिंग है और जो रात के खाने की बात कर रहे हैं, वो जो बेवक्त खाना, स्ट्रेस ईटिंग खाना, तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। वट इज वो कौन सा टाइम है जिसमें हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि ना हमारी बॉडी हमसे कुछ कह रही है और शायद ये शुगर हो सकती है? और क्या हम अपनी जीन्स को क्या अपनी जीन्स को डॉज कर सकते हैं? So I don't think really कि हम अपने जीन्स को yes. So what we can do is like prevention is better than cure. और prevention का मतलब क्या है कि ये हम सबको बात अब अगर आज समझ आ गई है कि हम थोड़ा सा भी करेंगे वो ज़्यादा होगा, you know I mean, थोड़ा भी वेट गेन होगा तो वो ज़्यादा है कंपेयर टू द जनरल मैसेज जो दुनिया में है। तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन डॉज योर जीन्स, कि अब मैं हर वो चीज़ नहीं करूँगी जो मुझे पता है कि माई जीन्स आर वेटिंग टू कैच दैट थिंग, और उसके बाद वो एक्टिवेट होने के लिए या अनमास्क करने के लिए बैठी हुई है वो आपकी डायबिटीज़। तो इसके अंदर हेल्दी ईटिंग इज़ गोइंग टू बी द मेन थिंग, फिजिकल एक्टिविटी। आई रियली लाइक दिस कोट, वो कह रहे हैं सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। हम बैठे रहते हैं एंड दिस इज़ एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लें 20 मिनट्स का, आप अपने डेस्क पे भी बैठे रहें, आफ्टर 20 मिनट्स जस्ट गेट अप, स्ट्रेच करें, या सिर्फ ऑफिस में उस आइल में एक दफ़ा वॉक करके वापस आ जाएं। एंड दे हैव प्रूवन इट साइंटिफिकली कि इन द लॉन्ग रन ये आपको किन किन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकती है ये आपको। तो सिर्फ बैठना ही एक बहुत बड़ी रीज़न हो गई है। ठीक है। और इसके अलावा
हेल्दी ईटिंग और वो हेल्दी ईटिंग यही है कि देखें हमारे जो घर में भी अब खाने बन रहे हैं ना वो बहुत लैविश बन रहे हैं। वो रोटी दाल रोटी और सब्ज़ी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कह रही थी कि अगर आप अच्छी दावत के बाद कुछ करेले वगैरह खा लें तो अच्छी दावत के बाद सवाल होता है मीठे में क्या है। जितनी अच्छी दावत होगी उतना तो वाई वुड और मीठे का भी हमें पूरा काउंटर चाहिए। हाँ यस तो वो हमारे शौक बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम तो एक तरह से खुद ही बेच रहे हैं। और मैं वाकई जाते दावतों पे जाते हैं तो मीठे के पूरे कॉर्नर्स होते हैं, मतलब इतनी डिशेस खाने में नहीं होती जितने किस्म के मीठे होते हैं। सो हमने तो खुद इसको ऐड कर लिया है, बजाय कि हम उसको कम करें हमने तो उसको लोगों के सामने रख दी है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू गिव इस प्रोग्राम, देखिए हम आपको ना भूखा रहने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जैसे वो दुनिया में अब क्या है योगा ज़ेन फलाना तो माइंडफुलनेस है ना, तो वो कह रहे हैं माइंडफुल ईटिंग। एंड व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग? दैट आप सोच समझ के खाएं जो खा रहे हैं। आपको प्यास लग रही है आप पानी पिएं, ज़रूरी नहीं कि आप जूस या कोला पिएं। आपको बीच में ऑफिस आवर्स में या काम करते हुए भूख लग रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप चिप्स खाएं, आपके पास थोड़े से नट्स हैं आप वो खा लें। आपका मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो फ्रूट खा लें, तो खजूर खा लें, केला, मतलब कुछ भी, लाइक फ्रूट इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू अ डिजर्ट। डॉक्टर साहब आपने स्ट्रेस और ईटिंग को लेके आपने गुआंतानामो बे की रिसर्च भी हम ब्रेक में उनसे बात कर रहे थे, तो मैं चाहती थी वो भी लोगों के सामने रखें। सो हम हमारे आधे से ज़्यादा मरीज ना स्ट्रेस को सारी जो कह रहे हैं ना सारी चीज़ स्ट्रेस के खाते में डाल देते हैं। दिस इज़ ट्रू। स्ट्रेस से आपकी शुगर्स बढ़ेंगी बिकॉज स्ट्रेस से वो हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में जो ऑटोमेटिकली हमारी शुगर को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं इनकी बॉडी में रात सारी की सारी ये जागे रहते हैं। जब ये जागे रहते हैं तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जिनको रात को सोना होता है। वो हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इतने बड़े हुए होते हैं कि वो आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो अब सवाल ये हो रहा था कि आप क्या ये सो दिस इज़ अ स्टडी, ऑनेस्टली मैंने खुद नहीं देखी बट वन ऑफ द प्रोफेसर्स शेयर दिस स्टडी कि उन्होंने कहा आप लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से शुगर हो रही है, स्ट्रेस की वजह से गुआंतानामो बे में जितने कैदी थे उनसे ज़्यादा किसी को स्ट्रेस मिल सकती है कि यानी इससे ज़्यादा क्या स्ट्रेस होगी। लेकिन आप बताएं कि उनको खाने में क्या मिल रहा था, उन्हें सिर्फ पानी मिलता था। तो उन्होंने कहा कि उनमें किसी को शुगर नहीं हुई। तो जब आप स्ट्रेस, लोग कहते हैं मुझे बड़ी टेंशन है कोई अच्छा सा खाना ला कर दो, तो जब आप स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेस का ऑटोमेटिकली ये है ना यू आर डाउन। हमारे पास तो प्लेग्राउंड्स नहीं है। हाँ। आज आप अगर मूड एलिवेट करने के लिए वी नीड गुड मीठा गुड खाना। हाँ, चलो आज आप अभी स्टूडियो से बैठ जाएंगे, आई हैड अ जबरदस्त आज एक शो, तो सबसे पहले टीम वाले क्या कहेंगे? ट्रीट। तो ये दिस इज इट। हमारी सेलिब्रेशन इज खाना, हमारी बेस्ट सेलिब्रेशन इज बाहर का खाना, उससे अच्छी सेलिब्रेशन है ऑर्डर कर लेना। सो ये हमारी जिंदगी इसके अराउंड चल रही है। बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा जी, कॉलर साथ में फिर डॉक्टर बिल्किस की तरफ जाती है। फरहान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फरहाना जी क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आप ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरे हस्बैंड को 24 सितंबर को हार्ट अटैक हुआ था शुगर की वजह से। यानी कि उनका हार्ट बंद हो गया था 10% पे। उन्हें फिर डिवाइस डली है तो अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका जख्म जो है वो शायद अंदर से सेट नहीं हो रहा, भर नहीं रहा। तो वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनके पट्टे कमज़ोर थे जिसकी वजह से हमने डिवाइस डाली है। तो वो दवाइयाँ तो हमारी जा रही हैं लेकिन उनके मुंह का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बना के दो उन्हें टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो 35 साल उन्होंने सिगरेट नोशी की है कि सिगरेट पिए हैं। 35 साल। एंड हाउ ओल्ड इज ही? हो गए तो परेशानी बन गई हमारे लिए। हम कुछ भी बनाते हैं तो वो नहीं खा पाते। अच्छा, मुझे ये बताइए उनकी एज कितनी है वैसे? उनकी एज ये 50 के करीब है वो। अच्छा, आपकी तो मेरा एक ही बेटा है तो उसको भी इतना वो गुस्सा करते हैं, इतना वो करते हैं, वो कभी कभार तंग पड़ जाते हैं हम लोग के इनको क्या मसला हो रहा है, परेशानी हो रही है हमें। ओके, चलें आप फरहाना आप शो देखती रहिए। हम शो में इसको डिस्कस भी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे किधर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते गेम में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि डायबिटीज़ की प्रिवेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमने अभी प्रिवेंशन के हवाले से काम करना ना शुरू किया तो हम बहुत 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 नुकसान में चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सफिया दोस्त मोहम्मद साहिबा ने भी, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत
मतलब एक आपको डायबिटीज़ हो जाए, और एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि मैं डायबिटीज़ को फसाद की जड़ कह रही हूँ, तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ी फसाद की जड़ है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो लपेट में आना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डायबिटीज़ की वन ऑफ द रीजंस में स्ट्रेस भी आ जाता है। सफ़ी, आपको भी मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और क्योंकि आज 14 नवंबर है, तो मुझे ये भी ज़रा जानना है वाई 14 नवंबर, ये 14 नवंबर को हम डॉक्टर्स के इतने एक्टिव होकर आज बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफिक रीजन है? जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो हमें एक कहानी बताई जाती है कि सर आइजैक न्यूटन जो है ना, वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे, तो वो सेब उनके सर पे गिरा और उन्होंने उसको देखा कि जी अच्छा हाँ ये गिरा है, तो ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया। तो हम डॉक्टर्स को, जो स्पेशली डायबिटोलॉजिस्ट हैं ना, उनको भी ऐसी एक कहानी बताई जाती है कि ये 1891 के अंदर कनाडा के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया फ्रेडरिक बेंटिंग। उसको भी मेरी इतना छोटे होते से ना डॉक्टर बनने का शौक था। अच्छा, 1916 में वो डॉक्टर भी बन गया। उसके बाद उसको हुआ कि अब मुझे ना ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। 2 साल बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बन गया। अब उसकी क्लिनिक चली नहीं, जब चली नहीं तो परेशान बैठा है। तो एक दफ़ा 1920 में आधी रात को ना वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल ये था कि डॉग्स के अंदर, वो किसी वेट का लिखा हुआ था कि डॉग्स के अंदर जब पेनक्रियाज, लबलबा जिसको हम कहते हैं, जब लबलबा डिस्ट्रॉय होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो लबलबे के 2 पार्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो खाना हजम करने में हेल्प आउट करता है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करता है। तो उसमें लिखा था कि पहले एक्सोक्राइन पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय होता है और एंडोक्राइन पेनक्रियाज बचा रहता है कुछ अरसे तक। तो उसने बैठ के वैसे ही उसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं ये करूं कि डॉग्स की डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करके एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करूं, और पीछे जो एंडोक्राइन बचे जो इंसुलिन रिलीज करता है उसको वहाँ से मैं डिस्टिल कर लूँ। वो ये आइडिया लेकर गया। फिर 2 और लोगों के पास, प्रोफेसर मैक्लियोड भी थे वहाँ, उन्होंने मुश्किल से 1 साल काम किया और 1 साल के बाद वो इंसुलिन दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। वो वक्त था जब इससे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ एक डेथ सेंटेंस होता था। जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई वो बच्चा जी नहीं पाता था। और उस वक्त यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उनकी बेटी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ थी। उस दिन जब उन्होंने वो इंसुलिन को दरियाफ्त किया, तो लाखों बच्चों की ज़िंदगियां उस वक्त और करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियां सारी दुनिया के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए बच गई। ये टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। तो वो जो फ्रेडरिक बेंटिंग का बर्थ था ना 14 नवंबर 1891, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए अब हम वर्ल्ड डायबिटीज डे ये बनाते हैं, जिसने हमें इतनी, कहते हैं ना कि इतनी अर्ली मौत से मैं कहूँ कि उसने बचा लिया। क्योंकि ऑफ कोर्स ये डायबिटीज एक तो बड़ी, जैसे मैं बार-बार इसमें एक मैसेज भी है, फेलियर इज नॉट ऑलवेज बैड। मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को वो किया है कि अल्लाह ताला ना आपको हाथ से पकड़ के ना किसी रास्ते पे लेके जाते हैं। तो ही वांटेड टू बी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और वो नाकाम हुए, उनकी क्लिनिक नहीं चली। एंड देन ही बिकम दी पायनियर, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया इंसुलिन की डिस्कवरी के ऊपर। और दैट वाज अ स्टोरी। तो हमारे लिए ना सर आइजैक न्यूटन बेसिकली सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, और ये है 14 नवंबर की। ओके, सो इसलिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अब मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जी 14 नवंबर जो है वो डायबिटीज़ से आगाही का दिन दुनिया भर में मना रहे हैं। अच्छा, एक कॉलर की कॉल भी आई थी जो फरहाना जी, वो कह रही है उनके हस्बैंड के सही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, देखिए इसमें मैं बताता हूँ ना, अक्सर हमारे पास शुगर के मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, खाना हजम नहीं हो रहा। दिल के मरीज आते हैं कि खाना हजम नहीं हो रहा। अब इसमें 2 रीज़न होते हैं। जब शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कराती है, आपकी आंतें मूवमेंट स्लो कर जाती हैं। जब आंतें मूव ही नहीं करेंगी तो जो खाना आप खाएंगे वो हजम ही नहीं होगा। जब हजम ही नहीं होगा तो भूख कैसे लगेगी, टेस्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, इनका केस थोड़ा सा उससे भी बुरा है, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि 10 to 15% हार्ट काम कर रहा था, तो प्रोबेबली इनके हार्ट में जो डिवाइस लगी है वो हार्ट को काम करवाने के लिए है। तो जब हार्ट कम काम करता है तो ब्लड आगे की तरफ पंप हो नहीं पाता, तो वो बैक जाता है। और बैक वेसल्स पड़ी होती हैं हमारी आंतों की, तो वो आंतों की वेसल्स के अंदर जमा रहता है, वो आंतों की वेसल्स को डायलेट कर देता है। उससे भी आंतों पे प्रेशर पड़ता है और भूख नहीं लगती है। तो इसमें देखिए उनका कसूर नहीं है। हम पता क्या करते हैं, हम मरीज को कहते हैं खा नहीं रहे यार, तुम तो खाते ही नहीं हो, या फिर हम उस पर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें इसका इलाज होता है पोर्शंस, थोड़े से पोर्शन, थोड़ा सा खाना दें, फिर 4 घंटे छोड़ के थोड़ा सा खाना दें। एग्जैक्टली। और फिर कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आती हैं जो अपने डॉक्टर साहिबान हैं उन्हें कहें कि आंतों की मूवमेंट को बेहतर करने की, मैं वर्ड ना बड़े सिंपल से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए। तो आंतों की मूवमेंट को बेहतर करने की मेडिसिन दें ताकि थोड़ा सा मूवमेंट बेहतर हो। और ये आज नहीं, जब वो डिवाइस लगी है ना, जैसे उनका EF बेहतर होगा तो आप देखेंगे 6 से 8 महीने के अंदर वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हम जल्दी से अपनी कंप्लीट करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैं भी बूटी बताना चाहूँगी, अर्जुन की छाल जो है ना, अर्जुन की छाल, अर्जुना, वो भी जो है ना उसका कहवा बना के पिए। और जो कह रहे हैं कि जख्म सही नहीं हो रहा, तो गुड़मार बूटी उबाल कर छान कर वो स्प्रे बॉटल में डाल के उस जख्म पे स्प्रे करें। अच्छा, ठीक है, अंदर है, तो बस गुड़मार बूटी पी भी सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, बाकी तो सारी बता दी थी। दालचीनी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगेन मैंने कहा कि जैसे टैबलेट खाते हैं ऐसे ही आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है। इतना बड़ा टुकड़ा नहीं इस्तेमाल करना, बस इतना छोटा सा। और यहाँ पे आप लोगों ने मेथी दाना बिल्कुल सही वाला रखा हुआ है। जी। बड़ा वाला दाना जो होता है वो मेथरे होता है। अच्छा, ये है मेथी दाना, छोटे वाले जो छोटे वाले। तो ये जो है ना, वो जो बड़े वाले होते हैं वो मेथरे होते हैं। तो जब भी हम मेथी की बात करते हैं तो ये है मेथी दाना, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है। बस कंप्लीट हो गई। हाँ, सर अच्छा मुझे बताएं, क्या हम इसको डॉज कर सकते हैं? कैन वी डॉज आवर जीन्स की? अगर मेरी फैमिली में अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूं, मेरी दादी को थी, मेरे दादा को थी, माय अम्मी हैड इट, माय अबू हैज इट, सो मैं अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये आ रही है और मैं कबूतर बन के बैठ गई हूँ। देखिए, इसमें जो चीज़ हमें पहली बात तो ये हमें प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए, नंबर 1। और किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें उसके बारे में आगाही हो, हमें पता हो कि मसला क्या है। अगर हम जैसे अभी मेजॉरिटी को हम देखते हैं कि वो मसले को मसला नहीं समझते। शुगर है तो है, क्या हो गया, सब लोग गोली खाते हैं, हम भी खा लेंगे, वो 10 साल से खा रहे हैं, वो 5 साल से खा रहे हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में 3 बातें करने वाली हैं। एक ये कि डायबिटीज़ को जब नहीं हुई है वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाई जाए कि डायबिटीज़ हो ही ना, सबसे अच्छा नौबत ही ना इसकी, नौबत ही ना, ये सबसे अच्छा है। और इसकी हम कुछ थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। दूसरा जो आपने कहा डॉज करने का, डॉज करने में देखिए 3 फैक्टर्स हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं और एक हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें खाना है और एक्सरसाइज है। तो हम जेनेटिक्स को तो शायद बहुत चेंज ना कर सके, मगर हम खाने को और हम अपनी एक्सरसाइज को तो चेंज कर सकते हैं ना, इसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। अब जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है उसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। इसकी एक बहुत अच्छी स्टडी छपी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, एक बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है, काफ़ी पहले छपी और मैंने बड़ा कम सुना है उसका जिक्र होते हुए। मैं समझता हूँ उसका बहुत जिक्र होना चाहिए। वो 10 साल की स्टडी प्लान की गई और उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। सारे प्री डायबिटिक्स थे, अभी डायबिटीज़ नहीं हुई। हम प्राइमरी प्रिवेंशन को डायबिटीज़ होना उसकी बात नहीं करें, ये वो हैं जो प्रोन हैं, आगे डायबिटीज़ होगी। 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप को एक दवा दी, ठीक। दूसरे ग्रुप का कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या था, आप अपने वेट से बेहतर BMI होता है, BMI निकालना आसान होता है, अपने BMI को ठीक करें। आप जो है एक्सरसाइज करें, उनको एक्सरसाइज प्लान दिया गया कि आपने किस तरह एक्सरसाइज करनी है, और अपनी डाइट को ठीक करें। इस 3 के बाद वो स्टडी जो 10 साल की होनी थी 7 साल पे बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली प्रूव किया, स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव किया, ठीक है, एक प्रेस्टिजियस जर्नल में हो रही है, बहुत बड़ी मल्टी सेंटर स्टडी हो रही है, उसने क्लियरली प्रूव किया कि जो प्री डायबिटिक्स जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने कहा था उनमें डायबिटिक होने का चांस कम हो गया, और जो गोली खा रहे थे उनमें नहीं हुआ। तो उसमें कहा कि इट इज़ नाउ अनएथिकल कि जब हमने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया है तो हम 3 साल तक उनको गोली सिर्फ इसलिए खिलाते रहे कि हमने 10 साल का ट्रायल पूरा करना है। तो ऑब्वियसली दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाज मच सुपीरियर। तो आई थिंक हम कर सकते हैं। आई थिंक इस स्टडी को बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, बताना चाहिए, हर लेवल बताना चाहिए, और ताकि अवेयरनेस है लोगों को पता चले कि हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने ये सोच लिया है कि भाई एक चीज़ है तो हाँ होगी, मुझे भी होगी डायबिटीज़, तो सबको है तो क्या हुआ हमको। हाँ, मैंने लिटरली मैं ये कहता हूँ, जब तो मेरे जहन में कुछ लोगों के जुमले हैं कि क्या हुआ, शुगर हो गया, अरे क्या हुआ, फलाने को भी है, फलाने को भी, फलाने को भी है, वो भी एक गोली खा लेते हैं, हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। लोग कहते हैं हमारे तो हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दाद वाले जायदाद तो कुछ छोड़ी, अलबत्ता ज़्यादती छोड़ दी हमारे लिए जो आगे लेके चलेगी। बात ये है कि डॉक्टर साहब ने पहले सेशन में एक और बात कही थी, वो ये कि डायबिटीज़ जो है ना वो एक दीमक है। डायबिटीज़ हो गई, अब वो जहाँ जहाँ हमारी कैपिलरीज हैं, जहाँ जहाँ खून जाता है, पहली बात है जहाँ खून नहीं गया वो जगह मर गई, वो गैंग्रेन हो गया। जहाँ खून जा रहा है वहाँ पर आपकी शुगर जा रही है, और शुगर जो है वो जो पैदा करती है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा करती है। और जो डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा करेगी तो जो जो उसके कमज़ोर हदफ हैं सबसे पहले उन्हें करेगी। सबसे कमज़ोर हदफ जो है वो है नेफ्रॉन, जो हमारे किडनीज का बेस है। अब जब नेफ्रॉन को वो डिस्टर्ब करेगी तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करें कि किडनी को बचाओ। दूसरी बात ये कि जब ये हम बात करते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो सेकंड वन जो है वो है पैर के तलवे। पैर के तलवों में डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको पैर सुनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक स्टेज में होते हैं उनको वो चल रहे होते हैं, चप्पल उतर जाती है, उन्हें पता नहीं चलता, और कभी गिर भी जाते हैं। यस,
मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना। जी। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो असल में जब तक के मैसेज को कंटिन्यू नहीं करते उस वक्त तक मसाइल होंगे। मैंने पहले नेफ्रॉन की बात की, अब मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ कि हमारे आसाब में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सर्विस है, उनकी जो एबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जो एंड्स हैं उनमें सुनपन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ डायबिटिक न्यूरोपैथी है। यानी डायबिटीज को सिर्फ आप डायबिटीज ना कहिए, डायबिटीज को बहुत सारी बीमारियों की जड़ गई है। एग्जैक्टली। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, मैंने न्यूरॉन की बात की, नेफ्रॉन की बात की, अब बात कीजिए ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व में जहां पर प्रॉब्लम, फिर वही नेफ्रॉन्स, जब वहां पर न्यूरॉन सॉरी, वहां पर जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हमारा विजन जो है, आंख बिल्कुल ठीक देख रही है लेकिन ऑप्टिक नर्व उसको सही तौर पर कंसीव नहीं कर रहा, मसाइल शुरू हो गए, धुंधलापन शुरू हो जाएगा। तो डायबिटीज से कहीं ज्यादा बुरी बात दीमक है डायबिटीज के जो रिएक्शन है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के तौर पर आपके जिस्म के हर हिस्से में हो सकते हैं जिस हिस्से में आपका खून जाता है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था फसाद की जड़। जी, फसाद तो ये एग्जैक्टली ये फसाद मचाने वाली ये है, ये फसाद मचाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें स्ट्रेस का कितना लेन देन है? हाँ जी, स्ट्रेस का देखिए, स्ट्रेस में होता क्या है, जब भी स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ या फिर यहाँ पे लड़ो। तो जब आपको चाहे लड़ना है चाहे भागना है, आपको उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो फ़ौरन जो आपका हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये सिग्नल करता है कि भाई अब एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज रिलीज़ करो ताकि एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज रिलीज़ होता है क्या है कि हम जब नॉर्मल जो हमें स्ट्रेस होता है, जैसे पुराने ज़माने का ही हम एवोल्यूशनरी हैं, तो हम ये नहीं कि भाई कोई बेयर आ गया, भालू आ गया, सांप आ गया, तो हमें वाकई इस वक्त चाहिए एनर्जी ताकि हम भाग सकें। हमारे मसल्स को ताकत चाहिए, हमारे ब्रेन को ताकत चाहिए, हमें एक प्रोसेस करने के लिए हमें ताकत चाहिए। तो वो उस वक्त तो ग्लूकोज बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हमें किस वजह से हो रहा है? हमारी सोचों की वजह से हो रहा है। ये बॉस की ईमेल आएगी, पता नहीं बॉस ने क्या लिख दिया, बॉस अभी आ रहा है, पता नहीं क्या, मेरी सास है, पता नहीं कुछ मुझे कह तो नहीं देगी, मेरा शौहर तो कुछ नहीं। अब वो जो स्ट्रेस है ना, वो सिर्फ मेरे दिमाग में। खवातीन तो बेचारी जो बहुत सारी घर में नहीं, बंदों की भी आपने बॉस की बात की तो नहीं, जो खवातीन बेचारी जो बाकी घर में रहने वाली होती हैं वो मुसलसल, क्योंकि वो दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन अराउंड देम, हुज अराउंड देम। और बंदों की वजह से जो काम करें वो इतना स्ट्रेस है। और बंदों को तो हम बहुत सारी जगहों पे, मैंने जैसे एक शो भी किया था कि हम इजाजत नहीं देते हमारी सोसाइटी में कि हम बंदे से कहें कि तुम भी रो सकते हो, इट्स ओके टू क्राई, क्योंकि हम कहते हैं जी मर्द को दर्द नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ से फिलॉसफी आ गई थी जी, ठीक है ना, वो फिर आप देखो कितना सबर भी किया। वो उसका रोना भी आप उसको नॉर्मलाइज करें, वो रो भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको हमने इजाजत नहीं दी हुई कि अपनी वल्नरेबल साइड शो करे, तो इसलिए बंदे मुझे लगते हैं कि शायद ज्यादा शिकार हो जाते हैं इस चीज का। हाँ, तो होता ही क्या है कि अब वो जो आपकी रिलीज़ हुआ है ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में स्पाइक आ गई, आपकी ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक आ गई है, ठीक है। अच्छा, वे टाइम जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, नॉर्मली क्या है, आपने जो भी आपकी स्पाइक हुई, जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई, आपने काम करके रिलीज़ कर दिया, आपके इस्तेमाल हो गई। अब ये तो ब्लड स्पाइक हुआ है, सोचों से आपके उसको गया भाई कोई खतरा है, कोई रिलीज़ करो, कुछ वो अब बॉडी में ही रहा है, आप तो हिल नहीं रहे, कुछ नहीं करे, आप बैठे हुए हैं, वो स्पाइक हो चुका है। अब वो स्पाइक होगा, वो कहाँ जाएगा? विद टाइम क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाती है। इंसुलिन क्या करती है, आप समझ लें सेल की चाबी है, वो खोलती है, सेल के अंदर चला जाता है आपका, और वहाँ जाके या तो स्टोर हो जाता है या फिर यूज़ हो जाता है। और फिर जब जैसे आपने खाना खाया ना, खाना खा के आपका 2-3 घंटे का गैप हुआ, उसमें आपके ब्लड में फिर आपका शुगर थोड़ा डाउन होता है, तो वो सिग्नल करता है, वो आपका दोबारा लिवर और ये जो सेल्स है रिलीज कर देते हैं, ठीक है। पेनक्रियास क्या करें, हर वक्त आपका एक तरह से बॉर्डर का गार्ड है, वो जो देख रहा है आपके ब्लड में क्या है, शुगर सही जा रही है नहीं जा रही है, जब कम हुई तो मुझे क्या करना है, तो उस वक्त वो कर रहा है इस काम। लेकिन आप क्रॉनिक स्ट्रेस में जब हर वक्त उसको, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मैं हर वक्त परेशान में। अब जैसे मैं खवातीन के एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे स्कूल को भेजती हैं, आज के हालात ऐसे हैं कि हर वक्त एक स्ट्रेस में, मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा पहुँच जाएगा, मेरा अब इसी उसकी पढ़ाई के लहजे से टेंशन है, उसकी ट्यूशंस के लहजे से टेंशन है, उसके मार्क्स के लहजे से टेंशन है, लोगों को क्या बताना है इसके लहजे से टेंशन है। इसी तरह मर्दों का, मर्द जब सुबह जॉब पे गए, उसको नहीं पता मेरे साथ मैं वापस भी आऊँगा नहीं आऊँगा, सही खैरियत से आऊँगा, जो हालात है। सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि हमने एक लोगों को अपनी अच्छी चीज़, अपनी बेस्ट वर्जन दिखाना है अपना, तो बेस्ट वर्जन अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते तो उसकी भी आपको टेंशन है। तो आपको एक और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। अच्छा, अब ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसमें क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, जो मैं कह रही हूँ, अब वो काम नहीं करी, वो खुल ही नहीं रहा, सेल ही नहीं खुल रहा, वो खराब हो चुकी है, क्योंकि इतना क्रॉनिक आपका चल रहा है। अब जो आपके पास स्पाइक है वो क्या बनेगी,
इसी तरह आपको ब्लड शुगर में ही है ना, आपका स्पाइक हो गया तो शुगर का हो गया ना। और आपको अब इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम बात करते हैं, जब लोगों को हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होती है उनके लिए साइकोलॉजिकली। एक तो डायबिटीज स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ये एक नॉर्मल है जो होता है लोगों के साथ। अब अगर अगर कोई भी शख्स है जिसको डायबिटीज़ हो गया, अब उसने करना क्या है, वो उसका काम हो गया जैसे वो वेदर चेक करने वाला नहीं होता, ऐसे उसने हर वक्त अपने जिस्म की वेदर चेक करनी है। उसको पता होना चाहिए यार, अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं, कुछ मैंने ज़्यादा तो नहीं खा लिया। जो खाना खा रहा है उससे पहले उसने अपने दिमाग में कैलकुलेटर चलाना है, कैलोरीज कितनी है, इसकी कैलोरी ज़्यादा तो नहीं है, कहीं मेरा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा मेरा जो है, मैं कुछ भी बेचारा खा तो सकता नहीं, हर वक्त तो उस पर आपने प्रेशर डाला हुआ है कि ये नहीं खाओ। लाइक माई फादर हैड डायबिटीज़, तो इतना कॉमन है। तो मुझे याद है वो पानी में सब्ज़ी बना के खाते थे, क्योंकि क्या करें वो बेचारे, वो इसके अलावा जो है इतनी सारी उनकी रोज़ाना जो है अच्छे तरह सामने में कॉन्शियस है, हमने तो देखा है कि नहीं खाना, सब चीज़ें खानी है। अब मैं सोचती हूँ रोज़ाना सुबह ब्लड शुगर चेक करनी है। अब जिसको नीडल्स का प्रॉब्लम है, उसके लिए कितना बड़ा टॉर्चर, रोजाना चेक करो, रोजाना आप सुबह भी चेक करो, अब तो शाम चिप में भी आ गई ना आपके अंदर, चिप अब तो चिप्स भी आ गई हैं। हाँ, लगाई थी वो, एक्चुअली मैं डायबिटिक नहीं हूँ लेकिन लगाई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि वो मैंने, हालांकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन वो लगाने के बाद मुझे स्ट्रेस हो गया, बार बार उसको देखूँ, थोड़ा सा शुगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ऐड करूँ। एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, हमारे पास जब कोई न्यू पेशेंट आता है या पुराना पेशेंट आता है, हम उसको DSMES देते हैं। ठीक है, DSMES का मतलब होता है कि हम पेशेंट को स्ट्रेंथन करते हैं उसकी अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट हमारा डायबिटीज़ का पेशेंट, स्पेशली टाइप 1 का बच्चा, काफ़ी दफ़ा हमसे बेहतर इंसुलिन की सेटिंग कर सकता है। ये जो कह रही है ना कि पानी में सब्जी पका के खाना, ये हम कभी नहीं कहते पेशेंट को। रोज़ाना सुबह को शुगर चेक करना कभी नहीं कहते। हमारे पेशेंट लेट स्टेजेस में हफ्ते में एक दफ़ा कर रहे होते हैं, या रोटी ना खाना। या हमारे पास लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, मैंने ना वो जौ की रोटी खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छी लगती है? नहीं, अच्छी तो नहीं लगती। मैंने कहा तुम ना अपनी शुगर को और नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि जौ की रोटी और गंदम की रोटी में जो फ़र्क है ना, वो 2 to 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का है। और वो जो स्ट्रेस तुम उसकी जगह ले रहे हो ना, वो स्ट्रेस जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि स्ट्रेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो वो एंडोक्राइनोलॉजी के व्यू से स्ट्रेस से एंटी इंसुलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। तो बजाय वो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बचाने के लिए आप वो जो चीज़ ज़हर मार कर रहे हो, वो आप अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे डॉक्टर्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मेरे नेक्स्ट 15 दिन में 9 सेशन है। कराची में, सिंध में, यहाँ पे रेडियो के ऊपर, JPMC में था, कल मैं JMDC के अंदर था, परसों मैं इनके साथ तब्बा किडनी के अंदर जा रहा हूँ। तो ये सारे सेशन सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमारे फिजिशियंस को अवेयर किया जा सके। ये जो पाबंदियाँ लगाते हैं ना हम लोग के, जी तुम उसमें पानी में डाल के सब्जी बना के खा लो, ये इतना नुकसान देती है मरीजों को कि वो शुगर भले उसकी कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से 10 बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ना सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत आवाम को है, हमारे फिजिशियंस को भी है कि डायबिटीज़ को मैनेज करना थोड़ा टिपिकल। आप भी कुछ ऐड के आगे मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फिजिशियंस को ट्रेन करना चाहिए। मुझे लगता है जो अटेंडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, इसलिए कि वो जो पेशेंट एक होता है उसके पीछे जो 5 पुलिस वाले लगे हुए होते हैं, हर एक और अपनी नॉलेज होती है, हर एक उसके ऊपर ठोक रहा होता है, वो बुरा है। वो भी मैं भी इसमें बात का इजाफा करना चाहूँगा, और मैं एक मिसाल भी दूंगा, वो बिल्कुल सच मिसाल है बगैर किसी मॉडल के। हमारे यहाँ होता यह है कि किसी को शुगर हो गई तो वो शख्स अक्सर डॉक्टर के मशवरे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों का मशवरा मान रहा होता है। जी। अब किसी ने कहा पानी में उबाल के खा लो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और ये ऐसे मशवरे होते हैं कि जिस पे वो रह नहीं सकता। अच्छा, अगर वो किसी डॉक्टर को दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे एक खाना बता दिया डॉक्टर ने और यही खाना है, ठीक है। अब जब बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको इतनी स्ट्रिक्ट डाइट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं देते ना, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आप उन 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, 6 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, आप उसको कैसे करेंगे। तो डॉक्टर उसको जब बताएगा तो ओके तुम कभी खा भी लो, मगर फिर उसके साथ बताएगा भी तुम जब ज़्यादा खा लोगे, कुछ दिन बर्गर खा लिया, कुछ खा लिया, तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे। तो डाइट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट बाय अ डॉक्टर हु हैज बीन ट्रेन्ड फॉर इट। अच्छा, जो मैं बात सुनाने वाला था वो थोड़ी सी आपको शायद समझ में ना आए, मगर ये बिल्कुल मेरे पास एक मरीज आया, वो मरीज साहब सामने बैठे थे, उनके बेटा बेटी पीछे खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे अब्बा को दमा था। मैं तो किडनी का डॉक्टर हूँ, बात करते करते जिक्र आ गया। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा इनको, हमें कहा कि इनको आप कॉकरोच का पानी पिला दें, इनका दमा ठीक हो जाएगा। अभी सुनते रहिए, ये टू फिनिश। तो मैंने कहा कैसे, मैं भी हैरान हुआ। तो मैंने कहा आपने पिला दिया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कैसे पिलाया? उन्होंने कहा कि हमने चाय पकड़ी थी उसमें डाल दिया और पिला दिया। मैंने कहा दमा ठीक हो गया? उन्होंने कहा नहीं।
तो मैं जब मरीज इस तरह की बातें मुझसे आगे करते हैं ना, तो मैं उनको ये बातें ज़रूर सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे ना, फिर पता नहीं आपको क्या क्या खाना पड़ेगा और क्या क्या पीना पड़ेगा। इसलिए लोगों की बातें न सुने, से अपने डॉक्टर की बात सुने। ये मैं आपको बगैर चाय से 2 मिनट के लिए नफरत हो गई थी। आपने चाय पीना छोड़ देंगे, आप चाय पीना छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी अल्लाह बख्शे मेरी सास, वो भी, उनको उनकी जो बहनें थी उनमें से किसी ने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई थी, दूर से कोई ताल्लुक था, लेकिन वो जो मशवरा देती थी तो वो अम्मी मेरी सास वो ज़रूर करती थी और उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। तो वाकई ये बड़ा इसमें है कि जो एक तो आपके आसपास के लोग बता रहे थे, दूसरा जो आजकल टिकटॉक, आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक पे आने वाली कोई भी चीज़, मैं अक्सर ख़वातीन को देख रही होती हूँ कि वो बेचारी इतनी नाइव होती हैं कि उनको लग रहा था जो चीज़ सामने शेयर की जा रही है कि भाई आप ये करें फलाने पानी में। जैसे पिछले दिनों हमारे पास कोई आया हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर आप पानी के अंदर सुबह सुबह नीम गर्म पानी में नींबू डाल के पिएंगे ना, तो अगर आपको कभी कैंसर की प्रॉब्लम होगी तो आपको कीमोथेरेपी कराने की जरूरत भी नहीं होगी। तो मैंने कहा पर आप तो ने तो फिर भी कराई, आपको तो फिर भी कैंसर भी हुआ, आप तो पता नहीं कब से पीती आ रही थी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके सामने है ना, खुदा के लिए मत अमल क्या करें, सुनी सुनाई बातों पर अमल ना क्या करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आगा साहब किचन काउंटर में मौजूद है। आगा साहब, क्या चीज़ हम बना रहे हैं शुगर कंट्रोल के लिए? और ख़ास तौर पे ये जो नुस्खा मैं बना रहा हूँ ये प्री डायबिटिक लोगों के लिए है कि अगर इसका मामूल बना लें तो शायद वो अपनी प्री डायबिटीज़ को सरहद से ज़रा पीछे ले आएँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कलौंजी। कलौंजी 1 चमचा, मेथी दाना 1 चमचा। अच्छा, कलौंजी ब्लैक सीड है, मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है। फेनुग्रीक कलौंजी, मेथी दाने के बारे में एक बड़ा मशहूर सा मकूला है कि जिसने मेथी दाने की कीमत को पहचान लिया शायद वो सोने की कीमत से खरीदे। ये आम तौर पर मशहूर है कि ये एक हदीस है, लेकिन तहकीक शुदा बात यह है कि ये एक हकीम का कौल है, ये हदीस नहीं है। इसकी क्लियरेंस ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर वो है गुड़मार बूटी। तकरीबन इसी वज़न के बराबर हम इसमें गुड़मार बूटी इसमें ऐड कर दें। जो गुड़मार बूटी है इसके बारे में जो अब नई तहकीक यूरोप में आ रही है, ये वाकई अब शुगर के लिए दवाएं इससे बनने लगी। चौथी चीज़ जो इसमें डाल रहा हूँ ये करेला खुश्क है, बिटर गाउड। इसके बारे में किसी को भी कोई शुबा नहीं है कि ये शुगर लेवल को कम करता है। बहुत सारे इस पे बात हो चुकी है, लिहाजा इस पर बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। इसमें जो 5वीं चीज़ है वो है जामुन की गुठलियाँ। ये सैजिजाइनम जम्बोलम है। सैजिजियम के नाम से दुनिया में एक नहीं 20 दवाएं बनती हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मदद करती हैं। जैसे आगा साहब, जब लोग आम खाते तो लोग आम की बात करते हैं, अच्छा जी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आप दो तीन जो है जामुन के दाने खा लें। और एग्जैक्टली यही बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम बहुत गर्म है, मैं उनसे पूछता हूँ कि किस मौसम में खाते हो आम? जून में? गर्म आम जून में खाते हो और ठंडे कीनू जो है वो आप सर्दी में खाते हैं। लेकिन बात यह अल्लाह का निज़ाम इसी तरह है। और अल्लाह के निज़ाम की बात करूँ तो एक छोटा सा जुमला और दोहराऊंगा कि जुलाई में जब बारिशें हो जाएंगी तो बारिशों के बाद जब पानी जोहड़ों में जमा होगा और वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, उस वक्त आपको बाजार में मिठे मिलेंगे जो कुनैन से भरपूर है। ये अल्लाह का निज़ाम है। हम जिस चीज़ की बात करें वो सैजिजाइनम जम्बोलम है, ये है जामुन की गुठलियाँ। अब इसमें इस पूरे नुस्खे में शुगर के लिए तकरीबन तमाम दवाएं जो हमारे हर्बल लाइफ उसमें है, हर्बल में ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ का और इजाफा किया और वो है ½ टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को अगर हम देखें तो ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है। और बहुत सारे केसेस में होता यह है कि डायबिटीज़ जब बढ़ती है तो जो पेंक्रियास से लाइन आ रही होती है, जो सप्लाई कर रही होती है, उस सप्लाई लाइन में कहीं एक फैट का टिश्यू दरमियान में फंस जाता है और उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। इसलिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही होती है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही होती। और इसीलिए आम तौर पर मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी सिर्फ TG बढ़ी हुई है, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि शायद आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर है, आपकी जीन में शुगर मौजूद है, इसको ज़रा डिटेक्ट कर लीजिए। तो इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च का इजाफा किया कि काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। और ये बात मेरे दादा को भी पता थी, इसलिए कि जब भी वो
अंडा खाते थे तल करके तो उसके ऊपर काली मिर्च डाल के खाते थे, और ये बात पूरी दुनिया कि अंडे पर काली मिर्च डाली इसीलिए जाती है कि वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है। तो मैंने इसमें छठी चीज़ इजाफा की, वो काली मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी में डाल दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए, सुबह चम्मच एक पानी में डाल दीजिए, ये रात को पी लीजिए, आपकी शुगर लेवल मैनेज होने लगेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो प्री डायबिटिक हैं, और वो लोग जो डायबिटीज़ के हैं और किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दवा को वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी शुगर को मैनेज कर लें और अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उनकी डोजेज को अगर कम करना है तो ये डॉक्टर का हक है, एक पेशेंट का हक नहीं है। सही, ठीक है। और ये आपने बड़ा ज़रूरी है कि आपने कहा ना कि ताकि जो प्रॉपर जितनी भी हर्ब्स हैं वो इन्फ्यूज हो जाए इस पानी में, सो यू हैव टू गिव देम प्रॉपर टाइम। रात को रखेंगे तो सुबह पी लें, तो इट्स लाइक कि अगर आप 8-9 घंटे तो कहीं भी नहीं आपके गए ना, आपको इसको ये रखना है, ठीक है। और खाली पेट आपने इसको लेना है सुबह के टाइम या नाश्ते के साथ भी? किसी वक्त भी ले लें, ये सारी कहानियां हैं कि पहले लें और बाद में लें, किसी वक्त भी लें, दवा का काम असर करना है, वो असर करेगी। सही, ठीक है। आगा साहब, आपने एक ही चीज़ बताया, आपकी और शेयर भी करेंगे हमारे साथ। चलिए आगा साहब प्लीज़, मैं चाहूँगी बैठे। अच्छा, हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से, डॉक्टर साहब वैसे अब डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स मौजूद हैं? देखिए, अब ना एक मेडिकल में नई टर्म आ रही है, प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। पहले ये था कि हम ना वो कहते हैं ना एक ही लाठी से सबको जो है वो हाँकने वाला सीन था। पहले डायबिटीज़ डेवलप हुई, फिर डायग्नोस हुई, फिर टाइप 1 टाइप 2 में आई। अब हम इसको क्वान्टिफाई करते जा रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं, ताकि जिस पेशेंट को स्पेसिफिक जिस टाइप की डायबिटीज़ है उसको स्पेसिफिक उसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो अब 5 टाइप की डायबिटीज़ है। एक जिसे हम लोग कहते हैं सीवियर ऑटो इम्यून डायबिटीज़, छोटे बच्चों को होती है, जिसमें उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करती हैं। उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इंसुलिन के, ठीक। दूसरी होती है सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज़। जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात सारी यहाँ काट रही, कता कलामी की माजरत, लेकिन जिन बच्चों को टाइप की डायबिटीज़ होती है उन बच्चों के लाइफ स्पैन कितना होता है? क्या नॉर्मल लोगों जितना ही होता है? परफेक्टली नॉर्मल लोगों जितना, अगर वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। आपको पता है बहुत बड़े बड़े लोगों को, वसीम अकरम कितने सालों से इंसुलिन लगा रहे हैं। फवाद खान भाई हमारे इतने फेवरेट हीरो हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ वो खूबसूरत फिल्म देखी है, वो कहते हैं कि हाँ देखी है, उसमें जो वो लड़का था ना फवाद खान, उसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा इनफैक्ट बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि उसके और बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से मैनेज होती हैं। अच्छा, इंसुलिन सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज़, अब ये क्या डायबिटीज़ होती है? आपका पेनक्रियाज या तो सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाया या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी वजह से। और यहीं से एक और डायबिटीज़ निकली है जिसे टाइप 5 डायबिटीज़ कहते हैं, जो अब नई एक टर्म आ रही है। टाइप 5 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर जो बच्चे जो गरीब होते हैं, जो प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, जो मेल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका पेनक्रियाज ही डेवलप नहीं कर सकता। तो डायबिटीज़ जो किसी ज़माने में सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से हो रही थी, अब वो डायबिटीज़ कम और मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो रही है। तीसरी डायबिटीज़ जो है वो होती है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। चौथी होती है माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज़। पांचवी होती है माइल्ड ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। तो इसका मतलब है कि हर डायबिटीज़ डिफरेंट है। जैसे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब वो तो चीनी भी खाता है, उसको तो नहीं होती, मैं नहीं खाता मुझे हो गई, क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है और आपको जो डायबिटीज़ हुई है वो डिफरेंट डायबिटीज़ है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब उसको आपने एक गोली दी है, मुझे आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि उसकी टाइप डायबिटीज़ डिफरेंट है, आपकी डायबिटीज़ डिफरेंट है, उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है, आपकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। आजकल वो एक नई जो GLP-1 एनालॉग जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, डॉक्टर साहब वो फलाने ने तो 8 किलो वजन कम कर लिया था और मेरा तो आधा किलो भी नहीं हुआ। अगेन उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट था, उसकी डायबिटीज़ डिफरेंट थी, उसका कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट था, आप डिफरेंट हो। हर एक इंडिविजुअल की अपनी बॉडी एनाटॉमी होती है। इसे ही प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं और फ्यूचर प्रिसीजन मेडिसिन का, और इसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा हेल्प आउट कर रही है। डॉक्टर साहब, ये ओबेसिटी का कितना लेन देन है हमारी? देखिए, ये जो तीसरे टाइप की डायबिटीज़ हमने डेवलप की ना, कि सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, और जो चौथे टाइप की थी वो थी ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। यानी दो जो मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं ये होती है ओबेसिटी से। यानी अगर मैं जनरल बात करूं तो 90% ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट्स आर ओबेस और ओवरवेट। आप एक बात कर रही थी ना कि क्या हम अपने जीन्स को डॉज कर सकते हैं? इस पे बड़ी अच्छी एक स्टडी आई थी जो ट्विंस के ऊपर की गई थी। हालांकि वो स्टडी बेसिकली इथिकली शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि एक ट्विन जो है उसको उन्होंने बहुत सीवियर किस्म की जो है ना कैलोरी डिफिसिट डाइट दी, और दूसरे ट्विन को नॉर्मल खाना देते रहे, और उनकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिसको नॉर्मल खाना देते रहे उसने टाइप 2 डायबिटीज़ जल्दी डेवलप कर ली, और जिसको नहीं दिया गया, जिसको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया, नहीं की। तो इसका मतलब जीन तो सेम होते हैं ना, तो आप जीन्स को डॉज कर सकते हैं जब आप जीन्स को एनवायरनमेंट डिफरेंट देंगे। जब तक आप वो एनवायरनमेंट, हमने क्या किया, हमारे जीन्स तो डिफिशिएंट हैं, डॉक्टर सुमेरा कह के गई कि हमारे जीन्स में फॉल्ट है, वाकई ये बात है, एशियंस का तो BMI भी कम है, लेकिन हमने सिर्फ उस फॉल्ट को पकड़ के और हमने उसको इतनी बुरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी है कि अब हम पूरी दुनिया में ओबेसिटी
ओबेसिटी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर पहले नंबर पे। अब हमें भी तो इंटेलिजेंट प्ले करना है ना। एग्जैक्टली आप जीन्स को डॉज नहीं कर सकते, जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम उन जीन्स को एक्टिवेट होने से रोक सकते हैं। हाँ, आप उसके मिजाज को देख के चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जैसे ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी इज नॉट कि ठीक है, आप ये भी जड़ है बहुत सारी बीमारियों की कि अगर आपको डायबिटीज़ भी होती है तो इसका किडनीज पे भी तो एक बहुत लोड है ना ओबेसिटी का। देखिए, प्रिवेंशन की हम बात करें किडनी के हवाले से या बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस वाले से, तो जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी प्रिवेंशन हमारे पास लोग उस वक्त आते हैं जब वो इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं। मैं किडनी का फिजिशियन हूँ, मेरे पास मरीज़ उस वक्त आता है जब उसके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है या उसका खून का टेस्ट क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। प्रिवेंशन उस वक्त नहीं होती, प्रिवेंशन उस दिन से होगी जिस दिन उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। और उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमने कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट आएगी, क्योंकि जितना अच्छा किसी का डायबिटीज़ का कंट्रोल होगा उतने कम चांसेस होंगे उसको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की, किडनी की भी और बाकी भी। तो बॉटम लाइन ये है, इसमें तो स्कैन भी आ जाते हैं ना कि आप तवातुर से अपने स्कैन कराते रहें ताकि चेक करते रहें। तो क्या कहते हैं, सबसे पहली बात डायबिटीज़, उसका क्राइटेरिया दुनिया भर में एक है कि भाई HbA1c कितना होना चाहिए, फास्टिंग कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर ड्रग्स हैं। जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए हार्ट की या किडनी की या कुछ हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जो प्रोसेस है उसका, जो 6 महीने में होना है वो ज़्यादा देर में होगा, साल में होगा, 2 साल में होगा, जो 5 साल में होना है वो 10 साल में होगा, उसका उसके लिए फिर वही बात है, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर ब्लड प्रेशर है तो गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, और प्लस उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं, उसके काफ़ी ग्रुप्स हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं दवाइयों के। मेरे ख्याल में लेना, आई डोंट नो एक जनरल प्रोग्राम में कि वो होगा, मगर जो भी अपना है वो अपने मालिक से बात कर सकता है कि भाई मैं कौन कौन सी दवाइयाँ लूँ जिससे मेरे किडनी को और हार्ट को। इसमें शुगर की दवाइयाँ भी हैं, इसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी हैं, इसमें कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो उसकी हो गए। तो मैंने कहा कि पहले दिन से प्रिवेंशन होगी। जब डिजीज़ हो गई, जब किसी ने कह दिया कि अब आपको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसके बाद फिर प्रिवेंशन नहीं होगी, उसके बाद सिर्फ स्लो डाउन किया जाएगा। मगर जो मेरे दिल में सबसे अहम बात है और जो इस प्रोग्राम के तवज्जो से और आज के दिन से महसूस होनी चाहिए कि हम उस वक्त से क्यों शुरू करें, या जब प्री डायबिटिक हो जाए या जब डायबिटीज़ हो जाए, हम उस दिन से क्यों ना शुरू करें जब एक आदमी है जो प्रोन है डायबिटीज़ को, उसको बचाएं। तो जैसा बात हुई कि बच्चे हैं, ओवरवेट हैं, उनका लाइफस्टाइल है, स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भी खुद भी कहता हूँ और जो मरीजों से भी कहता हूँ कि जब हम एक हमारा छोटा बच्चा है उसकी हम करियर प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किस स्कूल में जाएगा, O लेवल, A लेवल, मैट्रिक कहाँ से करेगा, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, नौकरी क्या करेगा, तो उस वक्त हम ये भी तो देखें ना कि हम ये देख रहे हैं कि इसका उस वक्त हमारा फोकस है कि इसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा और इसकी जॉब क्या होगी, इसका प्रोफेशन क्या होगा। उस वक्त हम उस दिन क्यों नहीं सोचते कि हाउ वुड यू लाइक टू सी हिम एट द एज ऑफ 30, हाउ हेल्दी ही वुड बी एट द एज ऑफ 30। तो ये आपको उस दिन से क्यों नहीं करते? बचपन से ही आपको जो इसकी फिजिकल एक्टिविटी उसको बढ़ाना भी होगा, वक्त बड़ा मुख्तसर है। वालिद के तौर पे मेरी जिम्मेदारी ये भी तो है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये करियर में उसको सक्सेसफुल बनाना तो नहीं है ना। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक हिम, बिल्कुल सही बात है जी। आप ही कीप्स रिमेन्स हेल्दी। मेहमानों, आप सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, शाद रही, आबाद रही, जिंदगी दी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।